लक्ष्य तय करते हैं, रोड मैप बनाते हैं और फिर प्लान पूरा करके भी दिखाते हैं। 2 दशक पहले महाराष्ट्र की सरकार में बाल ठाकरे ने जिन नितिन गडकरी को कहा रोडकरी, और मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में जिन मंत्री को सबने कहा कि आत्मनिर्भर मंत्री, वो नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ एजेंडा आज तक का हिस्सा बन रहे हैं। स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका एक बार फिर से आज तक पर। दूसरे कार्यकाल का पहला साल आपकी सरकार का पूरा हो रहा है। हालांकि हालात इस समय देश और दुनिया के ऐसे नहीं है कि उसमें बधाई दी जाए या जश्न मनाया जाए, लेकिन सालगिरह वो वक्त होती है जब पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पीछे मुड़ के आदमी देखता है। तो आप जब देखते हैं अपने मंत्रालय को पिछले 1 साल में, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जो आपको लगता है आपको देश के सामने रखनी चाहिए आज? उपलब्धियां तो बहुत है और एक प्रकार से सरकार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में और इस रोज कोई ना कोई निर्णय होते हैं। आज हमारा देश वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज है, रिस्पेक्टफुल है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा आज वर्ल्ड में जो अच्छे नेता है वो 2-4 नेताओं में उनका नाम लिया जाता है और उसी के कारण हिंदुस्तान की आन बान सम्मान भी बढ़ा है। एक बात जरूर है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने हमारी जब दूसरी इनिंग दी तब हमारे देश की एक विजन तैयार करने के लिए लगातार लमसम की मीटिंगें करके एक डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन करके एक मास्टर प्लान बनाकर हम सब के सामने रखा था और उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर हिंदुस्तान को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है और इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक और हेल्थ सेक्टर से लेकर रूरल, आदिवासी, ट्राइबल, शोषित पीड़ित, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तक हमारे कार्य का, हमारे काम की एक दिशा हमने तय की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्लानिंग किया था और उसमें सफलता मिलना शुरू हुए हैं। हर सेक्टर में चाहे शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटर हो, चाहे गंगा का शुद्धिकरण हो, हर क्षेत्र में वाटर रिसोर्सेस हो, हमारे यहाँ एविएशन की इंडस्ट्री हो, नए एयरपोर्ट बनाना हो, नए रोड बनाना हो, नए एक्सप्रेस हाईवे बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए घर बनाने हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट विलेजेस हो। एक प्रकार से पूरी विजन को एक बहुत ही ताकत से क्रियाशील करने के बारे में सबके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तो बहुत है पर अब ऐसा है कि एक उपलब्धि के नाते के लिए बहुत समय लगेगा। तो लॉकडाउन से कहता हूँ कि आप पिछले जी 10 साल में हमारी सरकार आने के पहले देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है, इसमें जरूर विचार करिए। और दूसरी बात, ये सब काम करते समय संकटों की भी कमी नहीं है। कोरोना का भी संकट है, आर्थिक लड़ाई भी चल रही है, पूरे विश्व पर ये संकट है और मैं ये मानता हूँ कि संकट को अवसरों में बदलना यही तो नेतृत्व की परीक्षा होती है और इसी परीक्षा में हम लोग निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में पास होंगे और आगे जाएंगे, यही हमारा प्रयास है। तो लॉकडाउन से ये 5 ट्रिलियन वाले प्लान में ब्रेकडाउन नहीं है कहीं? देखिए, बाधाएं, अड़चनें, समस्याएं आती रहती है और समय समय पर उससे लड़ना और उसमें जीत हासिल करके आगे जाना, यही राष्ट्र के नेताओं का, विजनरीज का यही काम होता है। ये बात जरूर है कि हमारा संकट बहुत गंभीर है पर हम उससे डरे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस संकट पर मात करके हम आगे जाएंगे और निश्चित यशस्वी होंगे। यही स्पिरिट सब जगह पर सभी स्टेक होल्डर्स के मन में होगा तो ही हमें सफलता मिलेगी और इसी स्पिरिट में हमने जाना चाहिए। आपका एक बयान काफी चर्चा में है। 20 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का पैकेज है। आपने कहा कि 20 लाख करोड़ राज्य खर्च करें और 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट निवेश हो,
तब जाकर अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ेगी। आपको लगता है जो सरकार का पैकेज है 20 लाख करोड़ का, वो पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मेरी बात को आप पूरी तरह से जो मैंने बोला वो ठीक प्रकार से आपने नहीं रखा। 20 लाख करोड़ का पैकेज ये भारत सरकार ने दिया है। 20 लाख करोड़ भारत सरकार के बजट से और राज्य सरकार के बजट से इकोनॉमी में आएंगे, और 10 लाख करोड़ हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लाने हैं। ऐसे 50 लाख करोड़ है। और कोशिश करनी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर इसको और बढ़ाकर ये पूरी जब हमारे सिस्टम में आएगी तो मार्केट में परचेसिंग पावर इसमें बढ़ेगी। पैसा कभी चुपचाप नहीं बैठता, एक जेब से दूसरे के जेब में जाता है, और इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इससे मार्केट में कैपिटल आएगा, और स्वाभाविक रूप से उसके कारण हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। मार्केट में कहीं ना कहीं जो क्रियाशीलता है वो दिखेगी, और उससे हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने में रोजगार का निर्माण होगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि भी हम ज्यादा रोड बनाएंगे तो स्टील और सीमेंट वालों का काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी को सेल मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट को सेल मिलेगा तो लोहे वालों को लोहा सेल होगा, लोहे का सेल होगा तो ट्रांसपोर्ट वालों को काम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट को काम मिलेगा तो ट्रक वाले जो है ओनर से उनकी इज्जत बेची जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसीलिए आज के स्थिति में हमको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लिक्विडिटी मार्केट में लाना, और ये मैंने कहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ। 20 लाख करोड़ जो बजट के ऑलरेडी राज्य सरकार और भारत सरकार के पैसे, 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, ऐसा करके 50 लाख करोड़। इसके अलावा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें। शेयर मार्केट में भी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, इंडस्ट्री में भी आएगी, और उसके कारण फिर ओवरऑल इम्पैक्ट में फिर से हमारी गाड़ी पटरी पर आकर गति से दौड़ने लगेगी। ये मैंने अपनी बात कही थी। आप भी कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी होनी चाहिए, विपक्ष भी कह रहा है लोगों के हाथ में लिक्विडिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। सरकार कह रही है लोन ले लो। क्या लोन लेके चीजें आगे बढ़ाने वाली लिक्विडिटी हाथ में आती है? पहली बात तो ऐसी है कि भारत सरकार ने 35 करोड़ गरीब लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोले और उसमें पैसे भी डाले। दूसरी बात आप एक ध्यान में रखिए कि लोन लेने क्या होता है। जैसे आपका समझे एक कंपनी है, आपको 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, 10 का अगर 12 करोड़ हो गया, जैसे ये 3 लाख करोड़ 55 MSME को बांटा जाएगा, तो आपका 10 का 2 करोड़ अगर बढ़ गया तो 2 करोड़ को आप FD में नहीं डालते, ये आपका 2 करोड़ कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जाएगा, 2 करोड़ मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाएगा, ये 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जाएगा, ये 2 करोड़ ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट में खर्चा होगा। तो पैसा आया हुआ जो होता है वो मार्केट में घूमता है, और इसलिए पैसा कहाँ से आता है, बैंक से आता है कि तनखे से आता है, सरकार से आता है कि बाहर से आता है, पैसा मार्केट में सिस्टम में घूमना चाहिए, आना चाहिए, और उसी से इकोनॉमी बढ़ती है। अब एक किसानों के हाथ में पैसा जा रहा है, अब ये 6,000 रुपए किसानों के अकाउंट में जमा होंगे, तो इसका क्या होगा? क्या किसान FDR में डालेगा उन पैसे, FD फिक्स डिपॉजिट करेगा, और उसको जरूरत है तुरंत जाएगा, वो अपने लिए कोई किराना खरीदी करेगा, फूड लाएगा, कोई अनाज खरीदी करेगा, कपड़े खरीदी करेगा, लाइट का बिल भरेगा, कहीं होगा तो उसके पास कोई साइकिल होगी तो साइकिल सुधारेगा, स्कूटर होगी तो स्कूटर मोटरसाइकिल सुधारेगा, फिर पेट्रोल डालेगा। तो जिसके पास पैसा जाता है पैसा फिर वो बाहर निकलता है। तो यही बात जो है, पैसा बैंक से आए, सरकार से आए, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आए कि FDI से आए, पैसा सिस्टम में आना भी करके ज्यादा से ज्यादा उसी से गतिशीलता बढ़ेगी और बिजनेस का चक्र गतिशील घूमेगा। ये आर्थिक सिद्धांत है, और वही बात मैंने कही थी। नितिन जी, आपका जो विजन है वो इकोनॉमिक साइकिल की गतिशीलता पर है। उस गतिशीलता में आपको लगता है जो रिवर्स माइग्रेशन अभी बड़ी तादाद में हुआ है उसकी वजह से ब्रेक लगने का डर है?
और उसको दूर कैसे करेंगे? पहली बात तो ऐसी है कि थोड़ा सा मेरा मत अलग है। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, अभी जब मैं टीवी देखता हूँ या चर्चा होती है, अखबार में पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा मन में आता है कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री एक पूरी माइग्रेंट लेबर पर ही चल रही है, इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान में 10 से 20% माइग्रेंट लेबर है, बाकी वहाँ के स्थानिक भी लेबर है। और दूसरी बात ऐसी है कि सब लोग चले गए, ये भी सच नहीं है। कुछ परसेंटेज में डर और फियर के कारण चले गए हैं, पर वो यहाँ काम करने के लिए आए थे, खुशी से नहीं आए थे। उनके गांव में, उनके जिले में, उनके राज्य में रोजगार मिलता और इसलिए मजबूरन वो यहाँ आए थे। और उनमें से बहुत से लोग, कल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वालों के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे मजदूर आने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनको कहा कि वहाँ के स्थानिक कलेक्टर से उनको अप्लाई करने के लिए बोलिए, फिर एक एप्लीकेशन आप जिस इंडस्ट्री जिस जिले में उस कलेक्टर को अप्लाई करिए, दोनों के अनुमति से उनके आने की व्यवस्था करिए और लाइए। बड़े बड़े प्लांट वालों ने अपने फैक्ट्री में रहने की, भोजन की व्यवस्था की है, वहाँ मजदूर काम और रहकर काम कर रहे हैं। हमारे नेशनल हाईवे के 80-90% काम अब जोरों में शुरू हो गया, आप जाके चेक कर लीजिए। तो ये समस्या है, जो माइग्रेंट लेबर गए हुए हैं उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारा रेशन कार्ड है उसके आधार पर उनको कहीं भी रेशन मिले। वो जो गांव में गए वहां मनरेगा में काम शुरू हो के उनको रोजगार मिले। तो लगातार ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका रोजगार सुरक्षित कैसे हो। और ये कठिनाई का समय है, समस्याएं गंभीर है, पर हम जितनी समस्याएं गंभीर है उतनी हमारी इच्छा शक्ति भी है। और निश्चित रूप से उन समस्याओं पर हम उपाय ढूंढेंगे, काम करेंगे और परिस्थिति को बदलेंगे। यही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है। एमएसएमई को लेकर लगातार हमारी आपकी बातचीत होती रही है, आपने विस्तार से पहले उसके जवाब दिए भी हैं। एक और बड़ा सेक्टर जिस पर आपके फैसलों का असर पड़ता है वो है ऑटो सेक्टर, और वो इस समय हाँफ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके मंत्रालय की जो पुराने वाहन हटाने की या नष्ट करने की जो नीति की बात है, उस पर अभी आप कायम हैं या इसको आप कुछ समय के लिए शिफ्ट करने का सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप थोड़ा सा इसके डिटेल्स में जाइए। ये ऑटो सेक्टर 4.5 लाख करोड़ का कारोबार है। इसमें 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। और देखो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे होता है। परसों मैं एक डिस्कशन में था, तो मैंने या राजीव बजाज, जो बजाज टेम्पो के एमडी, उनको एक प्रश्न पूछा कि डॉलर के तुलना में रुपया गिर गया तो आप करीब 50%, मेरे अंदाज से 50% टू व्हीलर वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला? उन्होंने मुझे कहा कि 8% मुझे फायदा हुआ है। यानी डॉलर की तुलना में रुपया गिर गया तो उनको 8% फायदा हुआ है। आज भी वो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टीवीएस 50% एक्सपोर्ट कर रही है। हमारे पोर्ट में टुटीकोरिन, मुंबई पोर्ट, सब पोर्ट में हजारों गाड़ियां, बसेस, ट्रक खड़ी है और आज हम एक्सपोर्ट बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं। और आपका बिल्कुल सही है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए मैं 2 साल से कह रहा हूं। मैं अपनी फेल्यूर को मानता हूं कि मैं उसको नहीं ला पाया। उसमें लाने से एकदम काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। हमारा रॉ मटेरियल जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टील और रबर, तीनों का रिसाइकलिंग होगा तो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट 40% से 50% से कम हो जाएगी। तो हमारी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और आज हमारा हिंदुस्तान, ये सभी वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में है। एक समय केवल वो एम्बेसडर, फियाट और महिंद्रा की जीप बनती थी, फिर मारुति के कारण फिर सुजुकी आई और इतना अपग्रेडेशन हुआ है टेक्नोलॉजी का। अब इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, 2 बाइक मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई। अब इतना ही नहीं तो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की भी गाड़ी मैंने चलाई, टोयोटो की। तो अब आने वाले समय में हम 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनेंगे। और मैं 1 तारीख को दिल्ली आ रहा हूं। मैं जल्द से जल्द ये स्क्रैपिंग पॉलिसी को हम एक 10-15 दिन में इसका पूरा काम करके इसको हम पूरा करेंगे और ये काम शुरू करवाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आपके मार्फत
सबको देना चाहिए। लेकिन गडकरी जी, आप जिस तरह के हाईवे बनाते हैं उस पर गाड़ी 150 की रफ्तार से दौड़ सकती है। जिस तरह की गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं वो 150 से 200 की स्पीड पर सामान्यतः चलाना चाहते हैं लोग, पर लॉकडाउन में भी आपने इतने चालान कटवाए लोगों के, इतने महंगे महंगे। आपकी बात तो मुझे लगता है ठीक नहीं, लॉकडाउन में तो ट्रैफिक ही नहीं था। और आपको एक देखो कैसा है, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज का भी एक उदाहरण है कि हमारे देश में करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते थे और 1.5 लाख मौतें हर साल होती थी। इस बार कोरोना के मृत्यु जो है वो संख्या पकड़ने के बाद भी मृत्यु कम हुए, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक बंद होने के कारण एक्सीडेंट में एकदम कमी आई है। अभी तमिलनाडु की सरकार ने 25% कमी लाई है एक्सीडेंट में और डेथ में। अब पूरी तरह पूरे देश में इस फॉर्मूला को लेके जा रहे हैं, जहां कानून के प्रति लोगों के मन में सम्मान भी हो और डर भी हो। और ये सब जो चालान काटते हैं ये राज्य सरकार के अधिकार में होते हैं, हम नहीं काटते हैं। अगर आप नियम नहीं तोड़ेंगे, वायोलेशन नहीं करोगे तो चालान क्यों कटेगा? आप नियम से चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। महाराष्ट्र की सरकार नियम से चल रही है क्या? उसका भी लग रहा है चालान कटने का समय आ गया है, काफी उठापटक हो रही है वहां पर। मुझे लगता है कि देखो हर सरकार अपने हिसाब से चलती है और विपक्ष का काम भी होता है टीका टिप्पणी करना। पर मैं मानता हूँ कि देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। कोरोना का संकट, उसकी लड़ाई शुरू है, आर्थिक संकट है, उसकी लड़ाई शुरू है। इस समय देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान बहुत दुखी है। इस समय हम सब राजनीतिक नेता और पार्टी मिलकर इन सब को कैसे खुशहाली दे, इन सब समस्याओं को कैसे सुलझाए और परिस्थिति से मार्ग कैसे निकले, इसके लिए काम करें। थोड़े दिन के लिए राजनीति को रोके, जब ये समस्याएं सुलझाई जाएगी तो लोकतंत्र है जिसमें जितना दम है वो आजमा ले और राजनीति करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वो अधिकार भी है, कोई आपत्ति कुछ बात नहीं। मतलब पर अभी फिलहाल आप संकट संभावना का से इनकार मुकाबला नहीं कर रहे, मिलकर मतलब करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप किसी बड़ी संभावना से इनकार नहीं कर रहे, मतलब महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में। मैं तो महाराष्ट्र के साथ मेरा अभी लगभग राजनीति में कोई ज्यादा मनवे भी नहीं है, कांटेक्ट भी नहीं है और पता भी नहीं। मैं ज्यादातर दिल्ली में ही रहता हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में मेरा जाना भी नहीं बराबर है। केवल प्रधानमंत्री जी ने मुझे कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी थी, उतना ही कोऑर्डिनेशन मैं रोज करता हूँ। बाकी राजनीति के बारे में मुझे पता नहीं। सलाह तो आपसे उद्धव ठाकरे भी लेते हैं फोन करके और देवेंद्र फडणवीस भी लेते हैं, ये तो आपने खुद ही बताया था। अभी तो कोरोना के बारे में बातचीत होती रहती है ज्यादा, और मेरा भी अपना एक व्यक्तिमत्व है, मैं एक इसमें अच्छी और बुराई है कि भाई मैं अपना इस समय पूरा कंसंट्रेशन जो काम है उसी में करता हूँ। बाकी राजनीतिक बातों के साथ ज्यादा चर्चा कभी होती भी नहीं है। पर एक बात जरूर है कि मैं उद्धव ठाकरे जी से, अजित पवार जी से, शरद पवार जी से, देवेंद्र जी अभी आए थे, उनके साथ सबसे मिलता हूँ, बातचीत होती रहती है। और लगातार अब समस्या यही है कि हम कोरोना की लड़ाई कैसे जीते, समस्या को कैसे निपटें, यही बातों का ज्यादातर विषय में चलता है। नारायण राणे ने फोन किया कभी आपको? वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए महाराष्ट्र में। नारायण राणे का फोन आया था कि उनसे मेरी बातचीत भी हुई, उनसे भी होती। वो मैंने उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में काम किया जब मुख्यमंत्री थे, बाद में वो विपक्ष के नेता थे, विधानसभा में, विधान परिषद में था और काफी दिनों तक के साथ मैंने काम किया है। काफी अभ्यासु है, कर्मठ है और अच्छे काम करने वाले नेता गिने जाते हैं महाराष्ट्र में। तो अब उन्होंने मांग की है, वो बहुत सीनियर है नेता है, उन्होंने अपना व्यू रखा है। देवेंद्र फडणवीस ने कल आज तक पर ही हमारे सहयोगी से बातचीत में कहा कि ऐसी सरकारों ने, जैसी महाराष्ट्र की है, कभी 5 साल पूरे किए हैं क्या? आपको लगता है ये सरकार 5 साल पूरे कर लेगी? मैंने कल आपका कार्यक्रम मैंने सुना, देखा ना, देवेंद्र जी को सुना है। मैं अब महाराष्ट्र के राजनीति में ना मेरा कोई रोल है, ना मैं इसमें कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं आप महाराष्ट्र की कोई कोरोना की स्थिति और कोई बाकी बातों के बारे में पूछोगे तो मेरे पास जानकारी है, क्योंकि बाकी राजनीति में कोई मैं भी दिलचस्पी लेता नहीं और मेरा कोई ज्यादा संबंध भी नहीं। आपको लगता है इसीलिए महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हो गया बीजेपी शिवसेना का, क्योंकि रोडकरी को उन्होंने मौका नहीं दिया कि आप संभालिए? ऐसी कोई बात नहीं है।
जहाँ हूँ वहाँ ठीक, जो काम मुझे मिला है वही काम मैं कर रहा हूँ। पार्टी और सरकार में जो काम दिया है वही काम ठीक से करना, यही मेरा कर्तव्य है और वही काम मैं कर। बाकी अब जो विषय के साथ मेरा संबंध है उस पर आप उतना भी पूछोगे तो भी मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है और ना मैं उसमें गिरा हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ, ना मुझे पता। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, आज तक से बात थैंक करने के लिए, एजेंडा आज तक का हिस्सा नमस्कार। बनने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी